हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, जो सामाजिक अध्ययन आपका सब्जेक्ट है, और उसमें हम बात करने वाले हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश को लेकर के। तो दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस जैसा कि आपका अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ ही जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर कवर कर रहा हूँ। बाकी आप जो है सारा कुछ अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। तो यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप सीटीईटी और यूपीटीईटी की अच्छी तरीके से, जी हाँ, जो जुलाई में सीटेट आने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, वो आप लोगों के लिए बहुत ही कम दाम पर लेकर के आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे प्लस कोर्सेज, क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एक दिन में, जी हाँ, पर डे होते हैं। आपके टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है आप पढ़ सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्विजेज होते हैं आपके वहाँ पे। आपको पीडीएफ फाइल पूरी की पूरी हर एक लेक्चर की वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और आपके एडवर्टीजमेंट्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हो जाकर के। यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस के लिए आप देख सकते हो। मेरा कोड है स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पूरी तरीके से। उसको आप यूज़ करते हो अगर, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब 900 रुपये केवल पे करने हैं आपको एक महीने की फ़ीस में। तो आप एक बार जाकर के ज़रूर देखें प्लस वाले सेक्शन में। इस वीडियो के नीचे लिंक सीधे सीधे दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे तो लिंक से आप सीधे सीधे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। वहां पर एक बार जाकर के आप चेक ज़रूर करें। कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जो आपको वहाँ पर जो है पढ़ा रहे होंगे। मेरी भी बात की जाए तो मैं वहाँ पर पेपर 1 के लिए हिंदी और पेपर 2 के लिए आपका सामाजिक अध्ययन को पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेंगे और वहाँ पर जाकर के जो प्लस का सब्सक्रिप्शन मॉडल है टेट का, वो आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर आते हैं टॉपिक पर, पुर्तगालियों का आगमन। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश को लेकर के बात की जाए तो पुर्तगाली भारत में आए थे। यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे। लिखा हुआ है पुर्तगालियों का आगमन। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से या उसके साथ, विद हेल्प ऑफ हिम, 1498 ईस्वी को कालीकट यानी केरला के तट पर, यानी भारत के समुद्र तट पर उतरा। आपको ये डेट बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, याद रखनी है आपको कि वास्को डी गामा जो है वो आपका लगभग 3 महीना, मान सकते हो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद जो है वो आया था 1498 में। लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट है कि कालीकट के जो शासक था, कालीकट का जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। तो हर एक जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई क्या रीज़न था कि जो अरब वाले थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो आपको मैं बता दूं कि उस समय अगर व्यापार को लेकर के बात की जाए तो पूरी तरीके से जो अरब लोग थे, जो अरबी लोग थे, उनका आधिपत्य देखने को मिलता था। उनके अलावा फ़िलहाल कोई नहीं था, चूँकि यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो पहली बार, या यूरोपियन कोई भी कंट्री का कोई भी पर्सन जो है पहली बार वहाँ पर देखने को मिला था। तो उनको इस चीज़ का अंदेशा या आभास हुआ कि अगर वो लोग आ गए तो जो इनका पूरी तरीके से बिजनेस है, जो एक अधिकार है, वो ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो इसीलिए अरबों ने जो है इसका विरोध किया। राजा जमोरिन थे जिन्होंने स्वागत किया था मई 1498। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, लिखा हुआ है इसमें आगे कि वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज़ व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। अब है क्या, मान लीजिए कहीं से भी कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिज़नेस आप ले लो। मान लीजिए अगर आप जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ओपन कर रहे हैं या कुछ भी है, मोबाइल की दुकान, वही इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब, और अगर या कोई हो सकता है स्टेशनरी की बात हो, बुक्स वगैरह में जो स्टेशनरी होती है उसमें अगर आपको मुनाफा मिल रहा है और आपके आसपास लोग भी सोच रहे हों कि भाई कुछ काम किया जाए, और वो देखते हैं कि उसमें मुनाफा हो रहा है उस चीज़ में, तो ऑब्वियसली वो भी वही चीज़ करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तो जो अन्य पुर्तगाली व्यापारी थे उनको भी प्रोत्साहन मिला कि 60 गुना अधिक मुनाफा, वो भी आपने 1 रुपये लगाए जो है आपको 60 रुपये मिले, आप 60 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो कौन नहीं जाना चाहेगा फिर जो है, या भारत कौन नहीं आना चाहेगा, क्योंकि काली मिर्च के व्यापार से केवल इतना पैसा कमाया था। भाई मसालों का व्यापार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था उसमें।
अगर बात की जाए कि पुर्तगालियों का भारत में आने के उद्देश्य क्या थे, तो यहाँ पर दो ही ऑब्जेक्टिव मेन देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना, और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। दोस्तों, अभी आपकी जो है लाइव क्लास होगी संडे वार्ता में, जो है 7:30 बजे हम आपसे मुखातिब होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, जल्दी ही 18 अप्रैल को से मैं आपका वन लाइनर मैं देना शुरू कर दूंगा पूरी तरीके से, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाए। मैं पूरी तरीके से मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया है, बस मैं 18 से होप सो पूरी तरीके से मैं देना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर अगला है कि पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहने का मतलब है ये है कि ईस्ट में जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, वहाँ पर व्यापार करने को लेकर के जो पुर्तगाली शासक थे उन्होंने शाही एकाधिकार प्रदान कर दिया कि आप जाइए जो है और वहाँ पर जा कर के व्यापार करिए। मतलब भारत में आकर के या आसपास के जो इसके देश थे वहाँ आकर के व्यापार करिए। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया 1498 ईस्वी नाम दिया गया। ये बना था 1498 में ही। जैसे आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 के आसपास, जी हाँ, दिसंबर 1599 में, फिर 1600 में आई थी। तो वैसे एस्तादो डी इंडिया 1498 में जो है देखने को मिली। फिर बात आती है वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500, और वास्को डी गामा जो है दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद भी वो एक बार भारत आया था वास्को डी गामा, ठीक है। तो ये तो रहा भाई वास्को डी गामा का भारत आने का क्रम। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बात कर लेते हैं। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन यानी भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। दुर्ग बोल सकते हैं या आप किला बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ऐसे होता नहीं वेयर हाउस स्थापित करना, और वेयर हाउस ऐसा कि जहाँ वो भी रह सके पूरी तरीके से और उनका व्यापार भी हो सके, या व्यापार में जो भी चीज़ें हैं वो उसका वो आवागमन कर सके, एक्सपोर्ट कर सके खासकर, ठीक है। तो पूर्वी जगत को लेकर के, पूर्वी जगत मतलब ये जो पूर्वी देश हैं भारत और आसपास के देश, उनको लेकर के बात हो रही है। फिर है आपका भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 to 1509 का आगमन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रथम पुर्तगाली वायसराय। कई बार पूछा गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर उठा के देखिए, अगर ये सेगमेंट देखने को मिलता है आपका यूरोपियन एंट्रेंस को लेकर, एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, तो आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीदा जो है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। 1503 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात की अगर बात की जाए, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। ये दमन वाला दमन दीव है। दीव पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। तो ये चीज़ भी आपको विशेष ख्याल रखनी है कि आपका किन्होंने किसको जीता पूरी तरीके से। फिर बात आती है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत का स्क्वाड्रन कमांडर बन के आया, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रथम वायसराय अल्मीडा है, और दूसरा अगर वास्तविक संस्थापक को लेकर के बात की जाए तो नाम बदला हुआ है भाई, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और अल्बुकर्क जब अल्मीडा चले गए आपके 1509 में, तो 1510 मतलब 1510 आप बोल दें, उसमें बीजापुर के शासक से या वहाँ पर जो है आकर के एक तरीके से ये उस ईयर में आकर के ये आप कह सकते हो कि जैसे वह ये वायसराय बने थे, ये भी वायसराय बना। तो कहते हैं कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारी केंद्रों की राजधानी बनाई गई। ये बात जो है वो सामने निकल करके आती है। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण से सर्वाधिक काले मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नीर आदि का निर्यात होता था, ठीक है। एक्सपोर्ट एक तरीके से आपका जो है भेजना, ठीक है, और आयात करना इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आपका निर्यात हो जाएगा। तो यहाँ से भेजने वाली बात थी। उत्तर पश्चिम भारत में पुर्तगाली राफ्टा वस्त्र, जीन्स आदि जो है वो आदि जाते थे। जटामांसी बंगाल से दक्षिण पूर्वी एशिया से लाख हो गया, लौंग, कस्तूरी आदि का क्रय करते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542-45 के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को ज़ेवियर भारत आया था। ये भी पूछा गया है फ्रांसिस्को ज़ेवियर को लेकर के सवाल,
गोवा, दमन दीव पर 1961 तक जो है पुर्तगाली लोग शासन करते रहे। अब कारण क्या था पुर्तगालियों का कि उनका जो भारतीय व्यापार था वो जो है उसका पतन हुआ। भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना आ चुकी है। सभी को अभी भी ज्ञात है कि कितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भारत में रह रहे हैं। आज भी आप लेकर के बात करो, धर्म के नाम पे आप कुछ भी इधर उधर नहीं कह सकते, ठीक है। कहोगे तो फिर परिणाम आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो उस समय लोगों ने उसको नहीं समझा। गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती और लूटमार को नीति का हिस्सा बनाना, नए उपनिवेश, ब्राज़ील की खोज, मतलब समझ रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने एक जैसे होता है ना व्यापार का एक केंद्र मिल जाना। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा देखने को मिला। अपर्याप्त व्यापारिक तकनीकी यहाँ पर देखने को मिली और पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण भी देखने को मिला। यहाँ पर आगे बात की जाए, पुर्तगालियों ने भारत में जो है तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। यहाँ पे प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में। उसके बाद जड़ी बूटियों, औषधियों, वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 ईस्वी में गोवा में प्रकाशन। सारे एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। और ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश। यहाँ पर आप देख सकते हो गोथिक स्थापत्य कला का आगमन। थोड़ा सा भाई गोथिक स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। जो गोथिक आर्किटेक्चर है वास्तुकला की एक शैली है जो यूरोप में उत्तर मध्यकाल में प्रचलित थी। फ्रांस में 12वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच प्रचलित रही। गोथिक कला से अभिप्राय तिकोने मेहराबों वाले यूरोपीय शैली से है, जिससे इमारत के विशाल होने का आभास होता है। यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जो संभवतः जर्मन की गोथ प्रजाति से आविर्भूत हुई है या वहाँ से जन्मी है। शैली की इमारतें यद्यपि क्लासिकल शैली के सौंदर्य से विरहित हैं और पतली ऊंची अनेक शिखरों से मंडित होती हैं। इस शैली के अगर बोलबाला को लेकर के बात की जाए, मतलब देखना एक तरीके से ज़्यादा मात्रा में 12वीं से 16वीं सदी तक बना और अंत में पुनर्जागरण काल में इसका स्थान क्लासिकल शैली ने ले लिया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई पुर्तगालियों के आगमन को लेकर के वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देंगे तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। कमेंट करके बताएं कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है मेरे लिए तो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ऐसे ही वीडियो से अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया तब तक के लिए।